नॉर्थ सिटी, मुंबई का पुराना शहर। रणवीर अपने क्लास टीचर मेहता के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था, उदास और पूरी तरह बेजान दिख रहा था। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो वापस जाओ और पैसे कमाओ। रणवीर का काउंसलर शौचालय का उपयोग करने के लिए बाहर आया और उसने देखा कि रणवीर अभी तक नहीं गया था। उसने व्यंग्यात्मक रूप से उसका मजाक उड़ाया। अभी कुछ ही समय पहले रणवीर के क्लास टीचर मेहता ने उसे एक गहन वैचारिक शिक्षा दी थी, जो अंततः एक वाक्य में सिमट गई, तुम्हें निष्कासित किया जाता है। रणवीर एक विश्वविद्यालय का छात्र था जिसने अपने कॉलेज के आवेदन भरते समय घर के पास एक विश्वविद्यालय चुना था। हालांकि उसे विश्वविद्यालय के जीवन में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए थे, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बेईमान ड्राइवर घटनास्थल से भाग गया था और उस युग में निगरानी तकनीक अपराधी को पकड़ने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं थी। तब से उसने अपना खाली समय पैसे कमाने के लिए काम करने में बिताया। चूंकि दुनिया अनुचित थी, इसलिए उसे खुद पर भरोसा करना पड़ा। वह जानता था कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे जो चाहिए वह था जल्दी पैसा। उसकी मां की मासिक दवा का खर्च हमेशा एक दबाव वाली चिंता थी। निष्कासित होना ही निष्कासित होना है। अगर यह जगह मुझे नहीं चाहती है तो मेरे लिए आकाश की सीमा है। वैसे भी विश्वविद्यालय जाना बाद में एक गारंटीकृत आय के लिए था, रणवीर ने खुद से सोचा। तुरंत वह नौकरी खोजने के लिए प्रतिभा बाजार में जाने के लिए तैयार हो गया। बधाई हो होस्ट। सिस्टम सत्यापन के बाद आप सिस्टम की शर्तों को पूरा करते हैं और आपको टाइकून सिस्टम संस्करण 0.1 प्रदान किया गया है। रणवीर के दिमाग में अचानक एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ गूंजी। इसके बाद रणवीर की आंखों में एक हल्की स्क्रीन दिखाई दी। सिस्टम निर्देश देखने के लिए क्लिक करें। रणवीर ने उत्सुकता से सिस्टम निर्देश देखने के लिए क्लिक किया। टाइकून सिस्टम संस्करण 0.1 निर्देश, बॉस बनने के बाद कर्मचारियों पर हर वैध और उचित व्यय सिस्टम द्वारा दोगुनी राशि में वापस किया जाएगा। रणवीर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उसने पूरा दिन उपन्यास पढ़ने में बिताया जिसमें पुरुष लीड ने सिस्टम को सक्रिय किया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि अब उसकी बारी होगी। उपन्यास वास्तव में मुझे धोखा नहीं देते। इसका मतलब है, जब तक मैं बॉस बन जाता हूं, अगर मैं किसी कर्मचारी को 1000 रुपये वेतन देता हूं तो मुझे सिस्टम से 2000 रुपये वापस मिलेंगे। मूल 1000 रुपये की कटौती के बाद यह 1000 रुपये का शुद्ध लाभ है। इस सिस्टम से मां की बीमारी से बचा जा सकता है। फिर मैं फिर से स्कूल क्यों जाऊंगा या सामान्य नौकरी क्यों करूंगा? अपनी मां की दवा के पैसे की तो बात ही छोड़िए, जब तक वह सावधानी से बजट बनाएगा सर्जरी के लिए भी पैसे पर्याप्त होंगे। रणवीर ने पढ़ना जारी रखा और अधिक उत्साहित होता गया। पता चला कि यह सिस्टम का सबसे पुराना संस्करण था। प्राप्त प्रत्येक निश्चित कैशबैक राशि के लिए सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड करने के बाद सिस्टम निवेश आदि जैसे अधिक कैशबैक तरीके अनलॉक करेगा। संस्करण 0.1 से संस्करण 0.2 तक 40 कैशबैक लेनदेन की आवश्यकता थी। अब वह अमीर बनने जा रहा था। रणवीर उत्साह से शिक्षण भवन से बाहर निकला और सड़क पर भाग गया। चूंकि सिस्टम के लिए उसे बॉस बनना था, इसलिए वह सीधे एक दुकान संभाल सकता था। सबसे पहले उसने अपने लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया, 1 मिलियन कमाना। अपने पिता के निधन के बाद हर महीने अपनी मां की दवा के पैसे के अलावा वह अपनी मां की सर्जरी के लिए एक हिस्सा बचाता था। वर्षों से सर्जरी की फीस की तुलना में यह एक छोटी सी रकम थी, लेकिन अब ये काम आएगी। बड़ी बिक्री, बड़ी बिक्री। सभी सौंदर्य प्रसाधन 80% छूट पर। दुकान के प्रवेश द्वार पर लगे लाउडस्पीकर से आवाज आए। रणवीर सीधे कॉस्मेटिक्स की दुकान में चला गया। अंदर उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। आर्थिक मंदी और ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती लोकप्रियता के कारण भौतिक दुकानों के बंद होने का खतरा था। क्या आपका बॉस यहाँ है? रणवीर ने सीधे पूछा। बॉस यहाँ नहीं है, कर्मचारी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तो मुझे अपने बॉस का फ़ोन नंबर दे दो, मैं ये दुकान खरीदना चाहता हूँ। क्या इस मूर्ख लड़के ने धन दिखाने के बारे में बहुत सारे टिकटॉक वीडियो देखे हैं? कर्मचारी ने रणवीर को ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल हो। मौजूदा आर्थिक मंदी के कारण ये दुकान मुश्किल से चल रही थी और बंद होने वाली थी। ऐसी दुकान खरीदने के लिए कौन पैसे खर्च करेगा? रणवीर एक विश्वविद्यालय के छात्र की तरह लग रहा था और वह इस दुकान को खरीदना चाहता था। छोटे भाई, क्या आपका परिवार टिंगमेई बेचने के व्यवसाय में है? कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सवाल रणवीर को वाकई हैरान कर गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। तो फिर आप बहुत बढ़िया सपना देख रहे हैं। कर्मचारी ने मजाक करना जारी रखा। रणवीर, क्या आप अपने भावी बॉस से इस तरह बात करते हैं? रणवीर ने तुरंत गंभीर व्यवहार अपना लिया। कुछ हिचकिचाहट के बाद जिस कर्मचारी ने उसका मजाक उड़ाया था उसने फिर भी उसे बॉस का फ़ोन नंबर दे दिया और अब उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाईं। नमस्ते, क्या ये बॉस ली है? मैं आपका कॉस खरीदना चाहता हूँ। मैटिक्स शॉप। रणवीर ने नंबर डायल किया।
क्या तुम गंभीर हो? मेरी दुकान खरीदोगे? दुकान मालिक एक पल के लिए झिझका। गंभीरता से, मैं बचपन से ही बॉस बनने का सपना देखता रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारी दुकान का स्थान बहुत बढ़िया है। रणवीर ने कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि स्थान अच्छा है या नहीं, उसे बस इस बात की परवाह थी कि वह तुरंत बॉस बन जाए। ठीक है, 110,000 रुपये एक तय कीमत। अगर तुम सहमत हो तो हम तुरंत औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो में जाकर हस्तांतरण प्रक्रियाओं को संभालेंगे। दुकान मालिक ने एक पल सोचा और कहा, कोई समस्या नहीं। रणवीर और बॉस हस्तांतरण प्रक्रियाओं को संभालने के लिए एक साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो गए। बीप बीप, सिस्टम अधिसूचना, अब आप बॉस हैं और टाइकून सिस्टम संस्करण 0.1 का उपयोग कर सकते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ रणवीर के दिमाग में गूंज उठी। ये बहुत बढ़िया था, अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। रणवीर दुकान पर वापस आया और तुरंत कर्मचारियों को मीटिंग के लिए बुलाया। अब मैं इस दुकान का मालिक हूँ। रणवीर कर्मचारियों के सामने खड़ा हुआ और बोला। इस दुकान में कुल 3 कर्मचारी थे, एक कैशियर और 2 सेल्स एसोसिएट। इस समय जिस कर्मचारी ने रणवीर का मजाक उड़ाया था वह पीला पड़ गया था। एक बड़ी सार्वजनिक शर्मिंदगी। रणवीर ने अपने सामने 3 कर्मचारियों को मुस्कुराते हुए देखा। ये सभी उसके पैसे के पेड़ थे। उसने अपने मन में सिस्टम से संवाद करना शुरू किया, मैं अब उनके वेतन की व्यवस्था कर सकता हूँ, है न? होस्ट का अनुरोध अनुपालन योग्य है, आगे बढ़ने की अनुमति है। सिस्टम ने उत्तर दिया। 1 महीने पहले आप कितना कमा रहे थे? रणवीर ने उस कर्मचारी से पूछा जिसने अभी उसका मजाक उड़ाया था। 2500 बेस सैलरी प्लस कमीशन, उसने कमजोरी से कहा। रणवीर एक पल के लिए चुप हो गई। ये खत्म हो गया है, वह निश्चित रूप से मेरा वेतन काटने जा रहा है। उसने पहले ही खुद को बेरोजगार और बेघर मान लिया था। बॉस, ये वेतन वास्तव में नहीं हो सकता। कर्मचारी ने रणवीर की चुप्पी देखी और चुपचाप इसका उल्लेख किया। 2500 पहले से ही बहुत कम था और उसे अक्सर रात 10 बजे तक ओवरटाइम करना पड़ता था। रणवीर ने अचानक मेज पटक दी। लोगों को इतना कम वेतन देना, ये बिल्कुल भी मानवीय कार्य नहीं है। वेतन बढ़ाओ, सभी वेतन बढ़ाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कर्मचारी उसकी बात सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये किस तरह का विचित्र ऑपरेशन था? सब लोग, आइए हम अपना परिचय दें और एक दूसरे को जानें। सबसे पहले, मेरा नाम रणवीर है। रणवीर इस समय सोच रहा था कि उन्हें कितना वेतन दिया जाए। पूछताछ करने के बाद सिस्टम ने उसे बताया कि संस्करण 0.1 में जो अधिकतम वेतन दिया जा सकता था वह 50,000 प्रति माह था। उसने कर्मचारियों के आश्चर्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि सिस्टम को पैसे से कैसे ठगा जाए। पहले कौन जाना चाहता है? रणवीर ने फिर पूछा। कर्मचारियों ने जल्दी से खुद को संभाला। मैं पहले जाऊंगी, बेज रंग की शर्ट में एक महिला शॉप असिस्टेंट ने कहा। बॉस को वेतन वृद्धि का जिक्र करते हुए सुनकर उसका उत्साह तुरंत बढ़ गया। नमस्ते बॉस, मैं लिली हूँ, इस साल 35 साल की हुई हूँ और मैं पहले इस स्टोर में कैशियर थी। मुझे आमतौर पर संगीत सुनना और गाना पसंद है। उसकी बात सुनने के बाद रणवीर ने मन ही मन सिस्टम को आवाज़ दी। सिस्टम, ये लिली जवान, सुंदर और बहुत प्रतिभाशाली है। मुझे लगता है कि मैं उसे 6,000 रुपये प्रति माह दे सकता हूँ। बीप बीप, होस्ट का अनुरोध अनुचित है। उपरोक्त विशेषताएं कैशियर से संबंधित नहीं हैं। कोई संबंध कैसे नहीं हो सकता? यदि आपका रूप मधुर है और आवाज़ मधुर है तो ये स्टोर की समग्र छवि को बढ़ाएगा। पैसे को धोखा देना बहुत कठिन है। रणवीर ने हिम्मत जुटाई और सिस्टम से बातचीत की। होस्ट का मूल्यांकन बहुत अधिक है। सिस्टम इसे मंजूरी नहीं देगा, अन्यथा वेतन वापस नहीं किया जाएगा। लिली, मुझे लगता है कि आप बहुत उत्कृष्ट हैं। क्या आपके पास कोई अन्य विशेष कौशल या लाभ है? मैं आपकी प्रतिभा को कभी नहीं दबाऊंगा। रणवीर ने फिर भी हार नहीं मानी। कैशियर को किस विशेष कौशल या प्रतिभा की आवश्यकता होती है? लिली ने आश्चर्य व्यक्त किया। बॉस, मैं गेम खेलने में बहुत अच्छी हूँ। लिली ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। वह आमतौर पर काम पर अपना खाली समय सिर्फ गेम खेलने में बिताती थी। सिस्टम, लिली गेम खेलने में अच्छी है, जिसका मतलब है कि उसके हाथ की गति तेज है और प्रतिक्रिया करने की क्षमता मजबूत है, जो कैशियर की कार्यकुशलता में काफ़ी सुधार कर सकती है। रणवीर ने सिस्टम से संवाद किया। बीप बीप, पता चला कि लिली की गेमिंग क्षमता मानदंडों को पूरा करती है। अनुरोध स्वीकृत, ये भी काम करता है। सिस्टम अधिसूचना, एक बार कीमत तय हो जाने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लिली, आपकी असाधारण क्षमताओं को देखते हुए और आज स्टोर का भव्य उद्घाटन होने के कारण आपका भविष्य का वेतन 6,000 रुपये प्रति माह होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अब से कड़ी मेहनत करेंगे। अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। रणवीर ने जल्दी से दराज से एक अनुबंध निकाला और उसे लिली को सौंप दिया। लिली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खुशी इतनी अचानक आएगी, वह लगभग बेहोश हो गई।
6,000 रुपये पिछले 2 महीनों का उसका वेतन था। उसने जल्दी से पेन लिया, अनुबंध पर 6,000 की चमकदार संख्या देखी और बिना किसी दूसरे विचार के उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अन्य कर्मचारियों ने देखा कि उनका बॉस कितना उदार था। वे किसका इंतजार कर रहे थे? वे सभी जल्दी से अपने विशेष कौशल की सूची बनाने लगे। नमस्ते बॉस, मेरा नाम रूपाली है और मैं एक ब्यूटी ब्लॉगर हुआ करती थी। मैं जानती हूँ कि ग्राहकों को उपयुक्त सौंदर्य प्रसाधन चुनने में कैसे मदद करनी है और मैं प्रत्येक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री और प्रभावों को भी जानती हूँ, रूपाली ने जोर से कहा। सिस्टम, ये व्यक्ति एक ब्यूटी ब्लॉगर हुआ करती थी। उसकी प्रतिभा स्टोर के लिए बहुत उपयुक्त है। उसकी उपस्थिति से स्टोर की बिक्री निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। 20,000 प्रति माह। रणवीर ने एक बार फिर अपनी वाकपटु जीभ दिखाए। बीप बीप, होस्ट का मूल्यांकन बहुत अधिक है। स्वीकृत नहीं, ये भी स्वीकृत नहीं है। फिर 10,000 ठीक होना चाहिए, है न? बीप बीप, होस्ट का मूल्यांकन बहुत ज़्यादा है। स्वीकृत नहीं, ठीक है। 9,000, ये काफ़ी कम है न? बीप बीप, होस्ट का मूल्यांकन बहुत ज़्यादा है। स्वीकृत नहीं। सिस्टम अधिसूचना, होस्ट के पास सौदेबाजी करने के सिर्फ 3 मौके हैं। रणवीर अवाक रह गया, उसके पास सिर्फ 3 मौके थे। रणवीर ने अपने दांत पीस लिए। 8,000, बीप बीप, अनुरोध स्वीकृत। वाह, रणवीर ने अपनी मुट्ठी बांधी। हुआंग याली, मैं तुम्हें 8,000 का मासिक वेतन दे रहा हूँ। अगर कोई समस्या नहीं है तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। रूपाली को क्या समस्या हो सकती है? उसने रणवीर को लगभग गले लगा लिया और उसे चूम लिया। हे भगवान, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और आखिरी मैं हूँ बॉस। मेरा नाम नीलिमा है। आपके आने से पहले मैं इस स्टोर का मैनेजर था। मैं पहले यानबेई क्षेत्र में सेकंड हैंड हाउसिंग की बिक्री में चैंपियन था। रियल एस्टेट में लगातार मंदी के कारण मैं इस स्टोर में आया। मेरी अंग्रेजी भाषा लेवल 10 है, मैं क्रॉस टॉक कर सकता हूँ, मैं ग्राहक मनोविज्ञान को समझने में अच्छा हूँ और मैं धैर्यवान हूँ। मुझे तुम्हें थोड़ा दिखाने दो। नीलिमा एक सेगमेंट का प्रदर्शन करने वाला था। काला भूरा उर्वरक ग्रे ग्रे वर्जनाओं को वाष्पीकृत कर देगा, क्योंकि काले भूरे फूल वापस उड़ जाएंगे। ग्रे काला उर्वरक वर्जित उड़ते फूलों को वापस ग्रे में बदलने के लिए काले भूरे रंग को वाष्पीकृत कर देगा। ठीक है, मैं समझ गया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रणवीर ने उसे बीच में रोक दिया। भगवान, उसने ओल्ड गुओ की बहुत सारी बातें सुनी होंगी। क्रॉसटॉक सिस्टम, तुमने अभी सुना। उसकी व्यावसायिक क्षमता बहुत मजबूत है और उसकी अंग्रेजी भाषा लेवल 10 है। उसकी अंग्रेजी भाषा तुम्हारी अंग्रेजी भाषा से भी अधिक मानक है। 30,000, एक निश्चित कीमत। बीप बीप, होस्ट का मूल्यांकन बहुत अधिक है। स्वीकृत नहीं। 10,000, रणवीर ने सतर्क रहने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास केवल 3 मौके थे। अनुरोध स्वीकृत। ये स्वीकृत हो गया। क्या सिस्टम को कभी कभी क्रॉसटॉक देखना भी पसंद है? आंतरिक शिकायत के एक संक्षिप्त क्षण के बाद रणवीर ने उससे अनुबंध पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। आज के कार्य पूरे हो गए और रणवीर बिना कुछ और देखे ही चली गई। नीलिमा स्टोर मैनेजर बनी रही और सब कुछ हमेशा की तरह चलता रहा। बहन नीलिमा, आपको क्या लगता है कि बॉस हमें इतना अधिक वेतन क्यों दे रहा है? लिली को थोड़ा असहज महसूस हुआ। आखिरकार खुशी बहुत अचानक आ गई। ये बिल्कुल किसी अमीर उपन्यास की कहानी की तरह था। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉस एक सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से कामकाजी लोगों की परवाह है। क्या तुमने नहीं देखा कि जब उन्होंने हमें पहले देखा तो बॉस कितने खुश थे, यहाँ तक कि उत्साह से अपनी मुट्ठी भी हिला रहे थे। हमें बॉस की दयालुता पर खरा उतरना चाहिए, नीलिमा ने गंभीरता से कहा। बॉस वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं। लिली को लगा कि जब वह रणवीर के बारे में सोचती है तो उसका फिगर विशेष रूप से भव्य दिखाई देता है। नमस्ते, आप किस तरह के सौंदर्य प्रसाधन की तलाश में हैं? हम नमूने प्रदान करते हैं और आपको चुनने में मदद कर सकते हैं। एक ग्राहक को आते देख नीलिमा ने तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए उत्साहपूर्वक आगे कदम बढ़ाया। अगले दिन, तुम मेरे कमल के तालाब में एक मछली की तरह हो। रणवीर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्टोर की ओर जाते हुए एक धुन गुनगुनाई। जैसे ही रणवीर स्टोरफ्रंट पर पहुंचा, उसने अंदर झगड़ा होते देखा। क्या तुम्हारा बॉस यहाँ है? जल्दी से अपने बॉस को बुलाओ, एक अधेड़ उम्र की महिला ने अहंकार से पूछा। नमस्ते, मैं यहाँ स्टोर मैनेजर हूँ। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या चाहिए? नीलिमा ने धीरे से कहा, हालांकि ग्राहक का लहजा बहुत अप्रिय था। तुम कौन हो? एक साधारण कर्मचारी। मैं तुम्हारे बॉस को ढूंढ रही हूँ। मैंने तुम्हारा कॉस्मेटिक इस्तेमाल किया और मुझे एलर्जी हो गई। क्या तुम इसे संभाल सकती हो? इतना कहने के बाद अधेड़ उम्र की महिला ने नीलिमा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अरे, तुम ऐसे क्यों हो? जब तुम बात कर सकती हो तो हिंसा का सहारा क्यों लेती हो? नीलिमा के नज़दीक रहने वाली लिली ने जल्दी से उसे उठाया।
जब रणवीर अंदर आया तो उसने नीलिमा को जमीन पर धकेलते हुए देखा और अधेड़ उम्र की महिला उससे चिपकी हुई थी, उसे खींच रही थी और खींच रही थी। अगर यूसी शॉकिंग न्यूज़ के संपादकों ने यह देखा तो कौन जाने कि वे किस तरह की हेडलाइन लेकर आएंगे। रणवीर देखने के लिए दौड़े। क्या हुआ? रणवीर ने चारों ओर देखने के बाद पूछा। बॉस, ये बड़ी बहन अनुचित व्यवहार कर रही है और उसने स्टोर मैनेजर को भी धक्का दे दिया। लिली ने कहा। उसे गलत महसूस हो रहा था। रणवीर ने फिर अधेड़ उम्र की महिला की ओर देखा। अधेड़ उम्र की महिला ने पहले बात की। आप बॉस हैं, है न? आपके स्टोर के सौंदर्य प्रसाधनों में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं। उन्हें इस्तेमाल करने के बाद मुझे एलर्जी हो गई। आप इसे कैसे हल करने की योजना बना रहे हैं? मुआवजा। अधेड़ उम्र की महिला ने अपना असली इरादा प्रकट किया। अधेड़ उम्र की महिला ने उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो देखो बॉस, हमारे सभी उत्पाद असली हैं, कोई रास्ता नहीं है कि वे नकली हों। और मैंने अभी रूपाली से ऑर्डर चेक करवाया है, उसने इसे पिछले महीने खरीदा था। नीलिमा ने रणवीर के कान में फुसफुसाया। रणवीर दुनियादारी का आदमी था, उसने इस तरह की चाल कई बार देखी थी। बड़ी बहन, आपको कैसे पता कि आपके चेहरे पर लाल धब्बे हमारे स्टोर के सौंदर्य प्रसाधनों के कारण थे? क्या आपके पास सबूत है? क्या आपके पास निरीक्षण रिपोर्ट है? हम केवल असली उत्पाद बेचते हैं और कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी सामान्य ज्ञान रखता है वह किसी नए उत्पाद का उपयोग करने से पहले अपने कान के पीछे या अपनी कलाई पर त्वचा की जांच करवाएगा। भले ही यह एलर्जी हो, लेकिन यह आपके अपने शरीर की समस्या है। और लगभग 1 महीना हो गया है और अब आप ये कहने आ रहे हैं कि आपको एलर्जी है। आज आपने मेरे कर्मचारी पर हाथ उठाया। मैं इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए तुरंत हमारे स्टोर से बाहर निकल जाओ, रणवीर ने सख्ती से कहा। रणवीर ने नीलिमा को एक और सार्थक नज़र से देखा। नीलिमा ने तुरंत अपनी कमर पकड़ ली और दर्द से चिल्ला उठी। उसका अभिनय एक निश्चित लू से बेहतर है। अभी भी नहीं जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? रणवीर ने पूछा। मध्यम आयु वर्ग की महिला हैरान दिखी, उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर इतना निर्णायक होगा। ठीक है, तुम सब बस इंतजार करो। महिला धमकी देने के बाद चली गई। यह महिला, उसने एक सख्त आदमी को लूटने की कोशिश की। हाँ, आजकल लोगों को क्या हो गया है? स्टोर में ग्राहक चर्चा कर रहे थे। बॉस, धन्यवाद। नीलिमा ने कृतज्ञता से रणवीर को देखा। ये सब रणवीर के उसके लिए खड़े होने की बदौलत था। कुछ नहीं हुआ। क्या गिरने से तुम्हें चोट लगी है? रणवीर ने पूछा। फिर उसने तुरंत नीलिमा को 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। उसने पहले ही सिस्टम से संवाद कर लिया था और यह नीलिमा के भावनात्मक संकट के लिए मुआवजे के रूप में गिना जाएगा। स्थानांतरण के बाद रणवीर के बैंक कार्ड में 200 रुपये आए। बॉस, ये पैसा, नीलिमा ने अपने फ़ोन को देखते हुए कहा। अभी अभी आपके साथ गलत हुआ है, ये वही है जिसके आप हकदार हैं। रणवीर ने सांत्वना देते हुए कहा। बॉस, मैं ये पैसा नहीं ले सकती। आप पहले से ही हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। नीलिमा अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका वेतन पहले से ही काफ़ी अधिक था। नीलिमा, आपको याद रखना चाहिए, आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम भागीदार, सहयोगी की तरह हैं। मैं किसी को भी अपने कर्मचारियों का अपमान करने की अनुमति नहीं देती। रणवीर ने सही कहा। नीलिमा ने अपने बॉस की ओर देखा और बस उस एक वाक्य ने उसके आंसू बेकाबू कर दिए। जब से उसने शहर में काम करना शुरू किया है, ये पहली बार था जब उसे लगा कि उसकी गरिमा का सम्मान किया जा रहा है। नीलिमा ने भारी सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। रणवीर ने नीलिमा के कंधे को हल्के से थपथपाया और अपने कार्यालय में चला गया। रूपाली नीलिमा के पास गई। बहन नीलिमा, बॉस वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन हमें बॉस की दयालुता पर खरा उतरना चाहिए, नीलिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। इसलिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हम बॉस को निराश नहीं कर सकते। नीलिमा ने आगे कहा, पहले भले ही मैं स्टोर मैनेजर था, लेकिन मैं आप सभी के साथ बहुत सख्त नहीं था। अब से भले ही बॉस कुछ न कहे, मैं मांग करूंगा कि आप सबसे अच्छे सेल्स पर्सन बने। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बॉस मुनाफा कमाए। ये सुनने के बाद रूपाली ने सहमति में सिर हिलाया। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। लिली कैशियर के काउंटर पर खड़ी थी और जम्हाई ले रही थी, जिसे नीलिमा ने देख लिया। लिली भी आंख बनाने के लिए उस समय नीलिमा से आंख मिलाते ही उसका दिल तुरंत डूब गया। नीलिमा उदास भाव से उसके पास चली गई। लिली, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रही थी? क्या तुम्हें पता है कि इससे हमारे स्टोर की छवि पर कितना असर पड़ता है? जब ग्राहक हमारे स्टोर के पास से गुजरेंगे तो वे क्या सोचेंगे? क्या तुम उस बॉस के साथ न्याय कर रही हो जो हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है? नीलिमा ने उसे बहुत डांटा, उसके शब्द बहुत तीखे थे। लिली एक नाजुक युवा लड़की थी, वह ऐसे शब्दों को कैसे सहन कर सकती थी? उसके चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। नीलिमा ने उम्मीद नहीं की थी कि लिली इतनी जल्दी रो देगी। रोते हुए उसने कहा, अन्याय महसूस करते हुए, मुझे माफ़ कर दो बॉस, मुझे माफ़ कर दो।
लिली वाकई दिल टूटकर रो रही थी, उसे लग रहा था कि उसने रणवीर को निराश किया है। रणवीर अपने दफ्तर में था, सिस्टम से बात कर रहा था। सिस्टम, मुझे लगता है कि कर्मचारियों के दैनिक कमीशन का निपटान उसी दिन किया जाना चाहिए। इस तरह उनका उत्साह बहुत बढ़ सकता है, आप क्या सोचते हैं? बीप बीप, होस्ट का अनुरोध अनुचित है और इसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। देश में औपचारिक कर्मचारियों के लिए दैनिक कमीशन निपटान के कोई मामले नहीं हैं। यदि आपको कोई नहीं मिल रहा है तो खोजते रहें। इसके अलावा हमें नवाचार करने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए। रणवीर को अब एक धोखेबाज की तरह महसूस हुआ। अचानक रणवीर ने बाहर रोने की आवाज़ सुनी। वह बाहर गया और देखा कि लिली बहुत दुखी होकर रो रही थी। बॉस, मैं कल थोड़ा देर से सोई थी, लिली ने रोते हुए कहा। उसे अभी भी लग रहा था कि उसने बॉस को निराश किया है। वह सुबह 9 बजे के बाद खुद को घसीटती हुई स्टोव पर जाती थी, क्योंकि आमतौर पर वहाँ बहुत से लोग नहीं होते थे। आज वह सुबह 8 बजे से पहले पहुँच गई। रणवीर को अचानक एक विचार आया, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे अनदेखा किया जा सकता है? कल आप कितने बजे काम से छुट्टी लेकर आए थे? रणवीर ने पूछा। रात 10 बजे, पहले की तरह। लिली को नहीं पता था कि रणवीर यह क्यों पूछ रहा था। आसपास की ज़्यादातर दुकानें आमतौर पर रात 10 बजे बंद हो जाती हैं। आपको रात 10 बजे काम से छुट्टी लेने के लिए किसने कहा? रणवीर ने उत्साह से कहा। इससे कर्मचारी काफ़ी चौंक गए। लिली और भी पीछे हट गई और रणवीर को डर के साथ देखने लगी। रणवीर ने आगे कहा, अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है कि काम के घंटे प्रतिदिन 8 घंटे हैं। भले ही आप शाम 4 बजे काम खत्म कर लें, लेकिन आपको रात 10 बजे तक काम करने के लिए किसने कहा? ये कहने के बाद उसने अनुबंध निकाला और उन्हें दिखाया। जब लिली और अन्य लोगों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो वे बहुत खुश थे और उन्होंने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि काम के घंटे 8 घंटे थे। ज़्यादा पैसे, मुझे तुम्हें तुम्हारा पूरा ओवरटाइम देना होगा। वो बॉस बहुत अच्छा है। लिली, जिसके आंसू अभी अभी रुके थे, फिर से रोने लगी। रणवीर ने तुरंत अपने मन में सिस्टम को पुकारते हुए जोर से कहा, सिस्टम, मैं उन्हें अभी ओवरटाइम का भुगतान करना चाहता हूँ। बीप बीप, होस्ट का अनुरोध उचित है, कृपया ओवरटाइम का भुगतान स्पष्ट करें। रणवीर ने एक पल सोचा और कहा, उनके औसत प्रति घंटे के वेतन के आधार पर 5 घंटे लगभग 160 रुपये होंगे। ओवरटाइम बोनस के साथ, जो 200% है, ये 320 रुपये है। साथ ही वे सक्रिय हैं और उनका रवैया बहुत अच्छा है। वे बिना पूछे स्टोर के लाभ के लिए स्वेच्छा से ओवरटाइम काम करते हैं। मैं उन्हें अतिरिक्त 80 रुपये का इनाम दूंगा, जिससे ये कुल 400 रुपये हो जाएगा। रणवीर ने मन ही मन मोटे तौर पर हिसाब लगाया। बीप बीप, होस्ट का अनुरोध अनुचित है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओवरटाइम वेतन सामान्य कामकाजी वेतन से बहुत ज़्यादा है। उद्धरण चिन्ह ... तो 0.300 ठीक रहेगा, है ना? इसे अभी तुरंत निपटाया जाना चाहिए। बीप बीप, स्वीकृत। रणवीर उत्साह से उछल पड़ा। सुनो, तुम्हें अब से ओवरटाइम रिपोर्ट करना होगा, कोई अनधिकृत ओवरटाइम नहीं। साथ ही तुम्हारा ओवरटाइम वेतन प्रति व्यक्ति 300 रुपये है और मैं इसे अभी तुम्हें हस्तांतरित कर रहा हूँ। नीलिमा को जो कुछ उसने सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने धीरे से कहा, बॉस, इसे भूल जाओ। हमारा वेतन पहले से ही बहुत ज़्यादा है, दूसरों की 2 महीने की कमाई से भी ज़्यादा। हमें ओवरटाइम वेतन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हारा दैनिक लाभ खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। रणवीर ने उदासीनता से कहा, आप जो कह रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप ओवरटाइम काम करते हैं तो आपको भुगतान मिलता है। चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा लक्ष्य हर कर्मचारी को एक अच्छा जीवन जीने देना है, तभी मैं एक योग्य बॉस बन सकता हूँ। नीलिमा रणवीर से बहस नहीं कर सका। पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद रणवीर के फ़ोन पर बैंक से एक टेक्स्ट मैसेज आया, आपका खाता समाप्त हो रहा है। सेंट्रल बैंक के कार्ड में 1800 रुपये बैलेंस। इतनी जल्दी? रणवीर ने कहा, ट्रांसफ़र के बाद इतनी जल्दी पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। बीप बीप, सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने 4 कैशबैक पूरे कर लिए हैं। अगले अपग्रेड तक 37 कैशबैक बचे हैं। उसे सिर्फ एक दिन में 3 कैशबैक मिल गए थे। मैं पहले वापस जा रहा हूँ, आप सभी स्टोर देखते रहें। रणवीर ने कहा, फिर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर स्टोर से दूर चला गया। बॉस, अपना ख्याल रखना। नीलिमा और अन्य लोगों ने जल्दी से ऊपर देखा और सम्मानपूर्वक रणवीर को जाते हुए देखा। ऐसे बॉस से मिलना वाकई 3 जन्मों का आशीर्वाद था। सिस्टर नीलिमा, आज आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी समस्या कितनी बड़ी है। अगर इससे स्टोर की बिक्री प्रभावित होती तो मुझे बॉस को निराश करने पर वाकई बहुत बुरा लगता। लिली की आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं जब वह नीलिमा से बात कर रही थी। कुछ नहीं, बस भविष्य में ज़्यादा सावधान रहना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें निशाना बना रही हूँ, बस हमें इस वेतन के लायक होना है। बॉस की दया के लायक, समझे?
नीलिमा ने गंभीरता से कहा। लिली ने अपनी आंखें पोंछीं। चिंता मत करो सिस्टर नीलिमा, हम सब समझते हैं। अगर भविष्य में हम कुछ गलत करते हैं तो बस हमें बताएं। ये सब स्टोर की भलाई के लिए है और मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कहूंगी। नीलिमा मुस्कुराई। ठीक है, अपनी आंखें साफ करो, ग्राहक जल्द ही यहाँ आएंगे। रणवीर सीधे घर नहीं गया बल्कि पार्क में टहलने चला गया। वह ये पता लगाना चाहता था कि और अधिक नकदी कैसे वापस प्राप्त की जाए। सिस्टम। रणवीर ने फिर से सिस्टम को बुलाया। बीप बीप। होस्ट, कृपया बोलें। मुझे लगता है कि स्टोर को कुछ और कर्मचारी रखने चाहिए। पिछले कर्मचारी रात 10 बजे तक ओवरटाइम काम करते थे, लेकिन अब वे केवल शाम 4 बजे तक काम करते हैं। निश्चित रूप से कर्मचारियों की कमी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें दिन रात शिफ्ट में काम करने के लिए 3 और कर्मचारी रखने चाहिए। बीप बीप। होस्ट का अनुरोध उचित है। 3 और कर्मचारियों को रखने के लिए सहमत हों। ये बहुत बढ़िया है। रणवीर ने जल्दी से भर्ती फ्लायर्स प्रिंट किए और उन्हें भर्ती बोर्ड पर पोस्ट किया। उसी समय उन्होंने भर्ती वेबसाइटों पर भर्ती जानकारी भी प्रकाशित की। ब्यूटीफुल कॉस्मेटिक्स स्टोर अब विस्तार कर रहा है और 3 कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। आवश्यकताएं, साफ सुथरा रूप, किसी विशेष कौशल या विशेषता की आवश्यकता नहीं, मासिक वेतन 8,000 से शुरू। स्टोर मैनेजर के साथ विवरण पर चर्चा करने के लिए हर किसी का ब्यूटीफुल कॉस्मेटिक्स स्टोर पर आने का स्वागत है। जहां तक फ्लायर्स की बात है, उसने उन्हें सड़क पर पोस्ट करने के लिए एक अस्थायी कर्मचारी खोजने की योजना बनाई। इस तरह वेतन में एक और छूट होगी। फ्लायर्स प्रिंट करने के बाद रणवीर ने स्टोर मैनेजर को फ़ोन किया और उसे भर्ती के बारे में बताया। जहां तक नीलिमा की बात है, ऐसी खबर सुनकर उसने स्वाभाविक रूप से इसे दिल से लगा लिया। तीसरी सुबह रणवीर हमेशा की तरह अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्टोर पर गया। आज उसे फ्लायर्स वितरित करने के लिए एक अस्थायी कर्मचारी खोजने की ज़रूरत थी। उसे कौन ढूंढना चाहिए? जैसे ही रणवीर ने स्टोर में प्रवेश किया, उसने देखा कि नीलिमा और अन्य लोग जल्दी आ गए थे। नीलिमा स्टोर में काउंटर पहुंच रहा था। गुड मॉर्निंग बॉस, सभी ने एक साथ चिल्लाया। नीलिमा ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, बॉस, कल का टर्नओवर 1,000 रुपये से ज़्यादा था, जो पहले से 2 गुना है। मम्मा, रणवीर को टर्नओवर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या कल कोई भर्ती के लिए स्टोर पर आया था? रणवीर ने चिंता से पूछा। बॉस, कल कोई नहीं आया, नीलिमा ने तुरंत जवाब दिया। अजीब, तार्किक रूप से इतने ज़्यादा वेतन के साथ कई लोगों को साक्षात्कार के लिए आना चाहिए था। कोई क्यों नहीं आया? नहीं, ऐसा लगता है कि उसे जल्दी से फ्लायर वितरित करने के लिए किसी को खोजने की ज़रूरत है। रणवीर को अपने विश्वविद्यालय के सहपाठी की याद आई। आज रविवार था। सिस्टम, फ्लायर वितरित करने के लिए अधिकतम दैनिक वेतन क्या है? सुरक्षित रहने के लिए रणवीर ने फिर भी पहले पूछा। बीप बीप। वर्तमान सिस्टम संस्करण उत्तर देने के लिए बहुत कम है। होस्ट को स्थिति के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता है और फिर सिस्टम निर्णय लेगा। यह उसे सिस्टम से मोलभाव करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे बेहतर होगा कि वह फ़ोन करे। नमस्ते विजय, मेरे पास यहाँ एक पार्ट टाइम नौकरी है। क्या तुम इसे करना चाहते हो? ये कम से कम 200 प्रतिदिन है। रणवीर ने विजय से संपर्क किया। ये व्यक्ति एक खेल विशेषज्ञ था, उसका अच्छा दोस्त था और उसने शहर की मैराथन लंबी दूरी की दौड़ चैंपियनशिप जीती थी। विजय को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन 200 प्रतिदिन बहुत लुभावना था। वह हमेशा से जो रनिंग शूज चाहता था उसे खरीद सकता था। इसके अलावा रणवीर को उसकी पिछली नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए शायद इस व्यक्ति के वाकई कनेक्शन थे। ये सोचकर विजय सहमत हो गया। दोनों सहमत जगह पर मिले। रणवीर, क्या फ्लायर्स वितरित करने से वाकई इतना पैसा कमाया जा सकता है? विजय अभी भी थोड़ा सा शंकित था। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? रणवीर ने सिस्टम से संवाद करते हुए विजय से बात की। सिस्टम, विजय एक मैराथन चैंपियन है। 800 प्रतिदिन के बारे में क्या ख्याल है? बीप बीप। होस्ट की कीमत बहुत ज़्यादा है। स्वीकृत नहीं। 500। बीप बीप। होस्ट का अनुरोध उचित है। स्वीकृत। विजय, मैं आपके साथ गोलमोल बातें नहीं करूँगा। सच बताऊं तो ये 500 प्रतिदिन है। बस फ्लायर बांटना समाप्त करें। विजय ने उत्साह से रणवीर के कंधे पर थपकी दी। तुम कर सकते हो भाई, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम वाकई कमाल हो। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। विजय ने रणवीर को लगभग थप्पड़ मार दिया। उसने सोचा था कि यह 200 होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह 500 होगा। यह उसके सिर पर पैसे फेंकने जैसा था। बस सीधे इस स्टोर पर जाओ और स्टोर मैनेजर को ढूंढो, वह तुम्हें फ्लायर्स देगी। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं चला जाता हूं सबसे पहले। रणवीर ने सीधे विजय को स्टोर का पता दिया और स्टोर मैनेजर को फ्लायर्स के बारे में पहले ही निर्देश दे दिया था। बात करने के बाद रणवीर चला गया। नमस्ते, क्या स्टोर मैनेजर यहाँ है? विजय ने स्टोर पर पहुँचते ही पूछा। मैं यहाँ फ्लायर्स लेने आया हूँ। नीलिमा ने फ्लायर्स विजय को थमा दिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बॉस कौन है?
विजय बॉस को धन्यवाद देना चाहता था। नीलिमा ने संदेह से पूछा, क्या आपको हमारे बॉस ने नहीं ढूंढा? नहीं, मुझे मेरे अच्छे दोस्त रणवीर ने ढूंढा था। आपके बॉस ने मुझसे संपर्क नहीं किया। विजय को नहीं पता था कि रणवीर बॉस है, नहीं उसने ये कनेक्शन बनाया। तो वह हमारे बॉस हैं। हमारे बॉस का नाम रणवीर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये सुनकर विजय को मानो बिजली का झटका लगा, उसका शरीर कांपने लगा। रणवीर वास्तव में बॉस बन गया, और वह मुझे प्रतिदिन 500 रुपये दे रहा है, और उसका इतना बड़ा स्टोर है और व्यापार इतना अच्छा लगता है। फिर मैं अभी भी एक खेल विशेषज्ञ क्यों हूँ? विजय सड़क पर लगन से पर्चे बांट रहा था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अब से वह रणवीर का पीछा करेगा। पर्चे बांटने के बाद वह रणवीर को खोजने निकल जाएगा। नीलिमा ने भी पर्चे देखे। वह जानती थी कि कोई भी इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रणवीर ने जो वेतन दिया था वह बहुत ज़्यादा था। एक कॉस्मेटिक स्टोर वास्तव में 8,000 का न्यूनतम बेस वेतन दे रहा था, जिससे लोगों को थोड़ा अविश्वसनीय लगा, जैसे कि यह कोई घोटाला हो सकता है। दोपहर में रूपाली ग्राहकों को कॉस्मेटिक्स का उपयोग करने का तरीका दिखा रही थी, जबकि नीलिमा बाहर ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था। मिस, आइए और हमारे कॉस्मेटिक्स आजमाए। वे सभी बड़े ब्रांड हैं और आप उन्हें मुफ्त में आजमा सकती हैं। नीलिमा का व्यवहार बहुत दोस्ताना था। चाहे राहगीर उसे कैसे भी देखें या उससे कुछ भी कहें, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। और जब भी वह किसी सुंदर लड़की को देखती जो सजना संवरना पसंद करती है, तो वह दूर से ही उसका पीछा करती और लगातार उसे सौंदर्य प्रसाधनों से परिचित कराती। लड़कियां अक्सर अपनी छवि को लेकर चिंतित रहती हैं और मना करना मुश्किल पाती हैं, इसलिए कई के पास अंदर आकर कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस बिंदु पर रूपाली आगे आती और दोनों के साथ मिलकर काम करने से उनका काम का विभाजन स्पष्ट हो जाता और दुकान ग्राहकों से गुलजार हो जाती। नीलिमा ने रियल एस्टेट बिक्री से अपने अनुभव का उपयोग व्यक्तिगत रूप से लिली और रूपाली को प्रशिक्षित करने के लिए किया। उसने सभी के लिए एक बिक्री गाइड भी खरीदी ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे को संदर्भित कर सकें। इस समय मास्क और टोपी पहने एक महिला दुकान में चली आई। अंदर जाने के बाद उसने चारों ओर देखा। हालांकि वह पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन उसका फिगर स्पष्ट रूप से सुडौल और पतला था और केवल थोड़ी सी त्वचा ही दिख रही थी जो गोरी और चमकदार थी। नमस्ते, क्या आपका स्टोर मैनेजर यहाँ है? लड़की ने थोड़ी शर्मीली होकर लिली से पूछा। लिली ने अपना सिर भी नहीं उठाया, वह स्पष्ट रूप से थोड़ी व्यस्त थी। स्टोर मैनेजर की तलाश है। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति स्टोर मैनेजर है। लिली ने दरवाजे की ओर इशारा किया। लड़की ने देखा कि नीलिमा स्टोर की वर्दी में बाहर खड़ा था। नमस्ते स्टोर मैनेजर, मैंने ऑनलाइन भर्ती की जानकारी देखी और साक्षात्कार करना चाहूंगी। क्या आप यहाँ भर्ती कर रहे हैं? लड़की ने नीलिमा के पीछे खड़े होकर कहा। नीलिमा ने पलट कर देखा और देखा कि एक लड़की पूरी तरह से ढकी हुई उससे बात कर रही थी। उसका फिगर बहुत अच्छा था और उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, लेकिन वह थोड़ी डरपोक लग रही थी। हाँ, हम यहाँ भर्ती कर रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। नीलिमा ने बोलना समाप्त किया और उसे अंदर बुलाने का इशारा किया। स्टोर में काफ़ी लोग थे और रूपाली अकेली वास्तव में थोड़ी अभिभूत थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें और लोगों को काम पर रखने की ज़रूरत थी। नीलिमा ने सोचा कि शायद 3 लोग अभी भी पर्याप्त नहीं थे। दोनों एक साथ रणवीर के कार्यालय में गए। रणवीर का कार्यालय आमतौर पर खुला रहता था, अंदर वैसे भी कोई कीमती सामान नहीं था, और उसने नीलिमा और अन्य लोगों से कहा था कि जब वे व्यस्त न हों तो वे अंदर जाकर आराम कर सकते हैं। दोनों सोफे पर बैठ गए। लड़की ने अभी भी अपना मास्क पहना हुआ था। नीलिमा ने सबसे पहले बात की। आपने ऑनलाइन भर्ती की जानकारी देखी होगी। यह 8,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन है। सटीक राशि के बारे में बाद में बॉस से चर्चा की जाएगी, लेकिन इसके लिए उच्च क्षमता की आवश्यकता है। आप हमें अपनी ताकत, फायदे, पिछले पेशे और अपने द्वारा जीते गए किसी भी पुरस्कार के बारे में बता सकते हैं। नीलिमा ने जिम्मेदारी से कहा, क्योंकि रणवीर ने भी उन्हें लगभग यही बात बताई थी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया अपना मास्क उतार दें। इससे हमारे लिए बात करना आसान हो जाएगा। नीलिमा थोड़ा असंतुष्ट था कि दूसरा व्यक्ति अभी भी मास्क पहने हुए था। ओह ओह, मुझे बहुत खेद है, मुझे इसे पहनने की आदत है, मैं भूल ही गई। लड़की ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, थोड़ा शर्मिंदा। लड़की ने अपना मुखौटा उतार दिया। नीलिमा ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा। क्या ये जिया नहीं है, जो सबसे लोकप्रिय लड़की समूह ऑडिशन शो हुआ शाओनू 101 की सदस्य है? वह यहाँ क्यों थी? नीलिमा को किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। वह दरवाजे से बाहर निकली और लिली को खींच लिया। ओह नहीं, बहन नीलिमा, तुम मुझे क्यों खींच रही हो? मुझे अभी भी कैशियर को संभालना है। लिली थोड़ी अनिच्छुक थी। जब उसने जिया को सोफे पर देखा तो वह दरवाजे पर अचंभित रह गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। नीलिमा को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि यह जिया ही है, क्योंकि जिया के बारे
मैं सब कुछ उसे लिली ने बताया था, जो अक्सर उसे बोर होने पर जिया के वीडियो दिखाती थी। लिली उत्साह से जिया के पास दौड़ी, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने एक साथ बांधा और एक छोटे खरगोश की तरह ऊपर नीचे उछलती रही। जल्दी से कैशियर के पास जाओ, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जब नीलिमा ने लिली को इस तरह देखा तो उसके पास पहले से ही उसका जवाब था। लिली को दूर भेजने के बाद उसने तुरंत रणवीर को फ़ोन किया। बॉस, कोई इंटरव्यू के लिए यहाँ आया है, आप आकर देख क्यों नहीं लेते? नीलिमा इस तरह की किसी बात पर निर्णय नहीं ले पा रही थी। जब रणवीर ने सुना कि कोई इंटरव्यू के लिए आया है तो उसने तुरंत अधीरता से दौड़ा। उसने नीलिमा से फ़ोन पर इस बारे में सुना था। अगर उसने सिस्टम से बहुत ज़्यादा कीमत नहीं मांगी तो क्या? रणवीर दफ्तर में आया और जिया के सामने बैठ गया, जबकि नीलिमा रणवीर के बगल में खड़ा था। मैं इसे इस तरह से कहूँ, हालांकि हम सिर्फ एक कॉस्मेटिक स्टोर हैं, लेकिन वेतन निश्चित रूप से कम नहीं होगा। बिना कुछ छिपाए हमें अपनी सारी खूबियाँ और ताकतें बताएं। रणवीर ने कुछ और नहीं पूछा और सीधे मुद्दे पर आ गया। जिया ने देखा कि बॉस भी एक सीधा साधा व्यक्ति था और इस बिंदु पर वह और भी ज़्यादा बोल्ड हो गई और ज़्यादा खुलकर बोलने लगी। मैं पहले एक लड़की समूह की सदस्य थी और हुआ शाओनू 101 ऑडिशन शो में भाग लिया था, जिसमें मैं 11वें स्थान पर पहुंची थी, बस समूह बनाने और डेब्यू करने से चूक गई थी। ऑनलाइन कई लोगों ने मुझे कोसा, कहा कि मैंने पीड़ित की भूमिका निभाकर प्रशंसकों की सहानुभूति प्राप्त की, और यह भी कहा कि मैं सिर्फ सुंदर थी, गा या नाच नहीं सकती थी और अक्सर टीम को नीचे खींचती थी। जिया ने आह भरी और आगे कहा, हर दिन मैं बहुत दबाव में महसूस करती थी, ऐसा महसूस करती थी कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं माहौल बदलना चाहती हूँ और थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जिया पहले रैंकिंग में शीर्ष 3 में पहुंच गई थी। शुरू में उसे लगा कि वह सफलतापूर्वक डेब्यू करने वाली है, लेकिन किस्मत ने उसके साथ धोखा किया। आखिरी तिनका जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी, वह दिखाई दिया। बिल्कुल आखिरी क्षण में वह डेब्यू करने में विफल रही। डेब्यू किए बिना भी वह अपने प्रशंसकों पर भरोसा करके मनोरंजन उद्योग में बनी रह सकती थी, लेकिन उस समय वह बहुत थकी हुई थी। सुनने के बाद रणवीर ने तुरंत सिस्टम को कॉल किया। सिस्टम, एक सेलिब्रिटी स्टोर में काम करने आ रही है, 50,000 बेस सैलरी प्रति महीना। बीप बीप। सिस्टम का मानना है कि होस्ट का मूल्यांकन बहुत ज़्यादा है। कर्मचारी ने अब मनोरंजन उद्योग से अपनी वापसी की घोषणा कर दी है। अगर वह मनोरंजन उद्योग छोड़ देती है तो वह वापस आ सकती है। रणवीर अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसे सिस्टम को जल्दी से अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि यह ज़्यादा स्मार्ट हो जाए। ठीक है, 40,000 प्रति महीना। वह एक सेलिब्रिटी है, आखिरकार आर्थिक लाभ अथाह हैं। बीप बीप। सिस्टम मना करता है। 35,000। बीप बीप। सिस्टम स्वीकृति देता है। जिया, मेरे सावधानीपूर्वक विचार के बाद आपका मासिक वेतन 35,000 प्लस कमीशन होगा। यदि आप सहमत हैं तो कृपया अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और फिर किसी भी भविष्य के मामलों के लिए कृपया स्टोर मैनेजर से सीधे संवाद करें। सिस्टम की अनुमति प्राप्त करने के बाद रणवीर ने तुरंत कहा, 35,000। जिया को यह भी संदेह था कि उसने गलत सुना है। जब वह आई थी तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वह केवल गाना और नृत्य करना जानती थी और उसने कभी बिक्री में काम नहीं किया था। ये वेतन एक लड़की समूह के सदस्य के रूप में उसके द्वारा अर्जित की गई राशि से बहुत अधिक था। क्या तुम सच में गंभीर हो? 35,000 महीना प्लस कमीशन? जिया ने हैरान होकर पूछा। हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम इस वेतन के हकदार हो। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी। जिया ने गंभीरता से कहा, यहाँ काम करने से उसे बहुत खुशी मिल सकती है, कम से कम इतना दबाव तो नहीं होगा और वह इतना उच्च वेतन कमा सकती है। मम्मा, कड़ी मेहनत करो। अगर तुम कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त कर सकते हो तो तुम्हें बेहतर व्यवहार भी मिलेगा। ये टिप्पणी करने के बाद रणवीर ने जिया को नीलिमा को सौंप दिया और फिर कॉस्मेटिक स्टोर से निकल गया। मुझे अभी भी 2 और लोगों की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा होगा अगर जिया से भी अधिक सक्षम कोई हो, रणवीर ने खुद से सोचा। थोड़ी देर बाद विजय, जो बाहर बेतहाशा पर्चे बांट रहा था, वापस आया। जैसे ही वह स्टोर में दाखिल हुआ उसने उत्सुकता से रणवीर की तलाश की। हालांकि उसे नीलिमा से पता चला कि रणवीर अभी अभी गया है। और ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। रणवीर, तुम लोगों को महीने में कितना वेतन देता है? विजय ने एक पल के लिए झिझकने के बाद पूछा। तुम्हारा मतलब वेतन है? वेतन वाकई अच्छा है, मुझे महीने में 8,000 रुपये मिलते हैं और मुझे ओवरटाइम भी नहीं करना पड़ता। बॉस, वाकई हमारे लिए बहुत अच्छा है, नीलिमा ने उत्साह से जवाब दिया। क्या 8,000 रुपये? विजय ने चिल्लाकर नीलिमा और बाकी लोगों को चौंका दिया। हाँ, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? नीलिमा ने गर्व से कहा। इस बिंदु पर विजय पूरी तरह से स्तब्ध था। क्या हो रहा था? क्या एक काली मुर्गी फीनिक्स में बदल गई थी?
विजय रणवीर के बारे में थोड़ा जानता था, वह नौकरी से निकाले जाने के 2 दिन बाद ही इतना अद्भुत कैसे हो सकता है। विजय अब पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी था, चाहे जो भी हो उसे रणवीर से ठीक से बात करनी ही थी। 8,000 रुपये महीना, फिर उसके स्कूल जाने का क्या मतलब था। रणवीर, तुम कहाँ हो? विजय फिर स्टोर से बाहर चला गया और रणवीर को बुलाया, यहाँ तक कि अपना पता बदलकर रणवीर रख लिया। विजय, क्या सारे पर्चे बांट दिए गए हैं? स्टोर पर जाओ और स्टोर मैनेजर से पैसे ले आओ। रणवीर को लगा कि विजय पैसे मांग रहा है। रणवीर, तुम खुद ही मुझे क्यों नहीं दे देते? और मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आता हूँ। विजय ने आगे कहा, बात करने के लिए कुछ है? क्या है? बस फोन पर ही बता दो। रणवीर ने हैरान होकर पूछा। नहीं रणवीर, इस मामले पर तुमसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा होनी चाहिए। चलो मिलते हैं, विजय ने गंभीरता से कहा। विजय की गंभीरता को देखते हुए रणवीर के पास विजय को स्टोर पर उसका इंतजार करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि वह खुद अपनी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बिना किसी ट्रैफिक की बाधा के स्टोर पर वापस चला गया। जैसे ही रणवीर स्टोर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि विजय बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्या हुआ विजय, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? रणवीर ने सीधे पूछा और विजय को 500 रुपये थमा दिए। जैसे ही विजय ने पैसे लिए, रणवीर को सिस्टम से फीडबैक मिला, उसके खाते में 1,000 रुपये जमा हो गए थे। चलो चलें। रणवीर, मैंने कहा था कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। चलो चलें। फिर विजय ने रणवीर को खींचा, वह खाना खाने के लिए जाना चाहता था। दरअसल रणवीर को भोजन कराने का विजय का शुरुआती प्रस्ताव सिर्फ एक विनम्र टिप्पणी थी, लेकिन विजय जानता था कि अगर वह रणवीर के साथ काम करना चाहता है तो उसे पूरी ईमानदारी दिखानी होगी। तुम सच में मुझे भोजन कराने जा रहे हो? रणवीर भी चौंक गया। वह जानता था कि विजय के पिछले शब्द सिर्फ एक मजाक थे, इसलिए उसने उन्हें दिल पर नहीं लिया। चलो चलते हैं, रणवीर ने कहा, क्योंकि उसे वाकई थोड़ी भूख लगी थी। फिर दोनों एक छोटे से रेस्तरां में पहुंचे और यह जगह रणवीर ने चुनी थी, हालांकि विजय ने बार बार कहीं और जाने का सुझाव दिया था। हालांकि रणवीर हमेशा से ही किफ़ायती रहने का आदी रहा था। हालांकि अब वह काफ़ी अमीर हो गया था, लेकिन वह अपनी आदतों को रातों रात नहीं बदल सकता था। रणवीर, क्या वह कॉस्मेटिक स्टोर वाकई तुम्हारा है? कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद विजय ने आखिरकार कॉस्मेटिक स्टोर का विषय उठाया। हाँ, क्या स्टोर मैनेजर नीलिमा ने तुम्हें बताया? रणवीर ने अपने मुंह में खाना निगल लिया, फिर जवाब दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि नीलिमा ने विजय को कुछ बताया होगा। वाकई? तो रणवीर, तुम वाकई कमाल हो। मैं वाकई पहले अंधा था। रणवीर, अब से कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। क्या मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, विजय ने उत्साह से कहा। मेरे पीछे आओ? तुम्हारा क्या मतलब है? रणवीर ने एक पल के लिए खालीपन से पूछा, ये सोचते हुए कि क्या ये रणवीर फिर से उसके लिए फ्लायर्स वितरित करना चाहता था। लेकिन उसे अब फ्लायर्स की ज़रूरत नहीं थी। हाँ रणवीर, मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो, विजय ने ईमानदारी से कहा। काम? क्या तुम अब स्कूल नहीं जा रहे हो? स्कूल? अब स्कूल क्यों जाना है? मैंने सुना है कि तुम्हारे स्टोर में काम करने से हर महीने 8,000 रुपये मिलते हैं। फिर मैं फिर से स्कूल क्यों जाऊंगा? विजय ने जारी रखा। 8,000? हाँ, ये सच है, लेकिन तुम असली प्रतिभा और ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपके पास खुद को सक्षम साबित करने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, मैं आपको काम पर रख सकता हूँ। रणवीर ने एक पल सोचा और आगे कहा। वैसे भी उसे अभी भी 2 लोगों को काम पर रखना था। कौन परवाह करता है कि वह किसे काम पर रखता है? अगर विजय के पास वास्तव में कुछ योग्यता होती जिसे सिस्टम पहचान सकता, तो यह असंभव नहीं होता। योग्यता? मैं तेज हूँ, तुम्हें पता है। तेज? कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए तेज होने से क्या फ़ायदा? रणवीर ने विजय को अवाक भाव से देखा। तेज होने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ या कुछ और? विजय ने भी इस तरह के तुच्छ बहाने के साथ आने से पहले बहुत देर तक सोचा। मुझे इसके बारे में सोचने दो। क्या हम पहले खाना खा सकते हैं? रणवीर ने अपना भूखा पेट सहलाया और विजय से कहा। वह भी विजय को काम पर रखना चाहता था, लेकिन उसे एक ऐसा कारण चाहिए था जो सिस्टम को मना सके। अन्यथा अगर सिस्टम उसे कैशबैक नहीं देता तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? भले ही वह उसे थोड़े कम पैसे में काम पर रख ले, फिर भी उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। रणवीर ने सिस्टम को समझाने की कोशिश करते हुए अपने मुंह में खाना ठूंस लिया। समझ गया। रणवीर की आंखें अचानक चमक उठीं। सिस्टम, देखो, बड़ा हो या छोटा, मैं अब बॉस हूँ, है ना? क्या मुझे सहायक की ज़रूरत नहीं है? बीप बीप, सहायक? ये किया जा सकता है। होस्ट का अनुरोध उचित है, स्वीकृति दी गई। नियोक्ता एक और सहायक रख सकता है। सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि रणवीर के दिमाग में गूंजी, जिससे वह इतना खुश हुआ कि लगभग उछल पड़ा। उसका इरादा केवल सिस्टम को विजय को काम पर रखने के लिए मनाने का बहाना खोजने का था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक और व्यक्ति को काम पर रख पाएगा। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित लाभ था।
तो फिर आप विजय के बारे में क्या सोचते हैं? वह एक मैराथन चैंपियन है। मैराथन चैंपियन को सहायक के रूप में रखना बिल्कुल सही रहेगा, है ना? रणवीर ने सिस्टम से पूछना जारी रखा। 10,000 प्रति माह कैसा रहेगा? आखिरकार एक सहायक की नौकरी बहुत व्यस्त होती है। बीप, अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। आप बस एक छोटे मालिक हैं, आपके सहायक को बहुत व्यस्त नहीं होना चाहिए। सिस्टम ने रणवीर के 10,000 प्रति माह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे नीचा दिखाने का अवसर भी लिया। ओह, तो 8,000 प्रति माह। बीप, अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। मेजबान के पास कीमत निर्धारित करने का एक आखिरी मौका है। रणवीर पसीने से लथपथ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 8,000 भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे और अब उसके पास केवल एक मौका बचा था। 6,000। रणवीर ने अपने दिल में अंतिम संख्या चिल्लाई। ये केवल 2,000 की कमी थी। ऐसा नहीं था कि रणवीर को सिस्टम द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने का डर नहीं था, लेकिन अगर यह 6,000 से कम होता तो यह विजय के लिए अर्थहीन होता। बीप, होस्ट का अनुरोध उचित है। स्वीकृत। रणवीर ने भी राहत की सांस ली, फिर एक लंबी, धीमी सांस छोड़ी। क्या हुआ, रणवीर? विजय ने रणवीर के हाव भाव देखकर चिंता से जल्दी से पूछा। विजय, मैंने इस बारे में लंबे समय से सोचा है और आपके लिए एक उपयुक्त पद है, लेकिन वेतन केवल 6,000 रुपये है। रणवीर ने झिझकते हुए कहा। 6,000, ये बुरा नहीं है। रणवीर, ये किस तरह की नौकरी है? विजय ने एक पल सोचा और पूछा। यह मेरा सहायक बनना है। और आपको स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं आपको किसी काम के लिए बुलाता हूं और आप आ सकते हैं, तब तक कोई बात नहीं। रणवीर ने आगे कहा। सच में, मुझे स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। विजय ने उत्साह से ज़ोर से चिल्लाया और रणवीर को गले लगाने के लिए दौड़ा। ये शर्त वाकई बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ, रणवीर ने जल्दी से विजय को बलपूर्वक दूर धकेल दिया। उसे लगा कि अगर उसने उसे दूर नहीं धकेला तो विजय का अगला कदम उसे चूमना होगा। ... और इस तरह अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद रणवीर द्वारा विजय को काम पर रखने का मामला खत्म हो गया। अन्य 2 कर्मचारियों को भी 2 दिनों के भीतर पूरी तरह से भर्ती कर लिया गया, जिनका वेतन क्रमशः 8,000 और 10,000 था। रणवीर इन कीमतों से काफ़ी संतुष्ट थे। आखिर हर कोई जिया जैसा सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। ... कुछ शांतिपूर्ण दिन ऐसे ही गुजर गए। इस दिन रणवीर दोपहर तक सोता रहा और फिर उठकर कॉस्मेटिक स्टोर पर जाकर देखना चाहता था। कॉस्मेटिक स्टोर पर पहुंचने पर रणवीर ने जो देखा उससे वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। कॉस्मेटिक स्टोर पूरी तरह से लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि यह कोई समस्या नहीं थी, इसके बजाय बहुत से लोग कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? रणवीर फिर स्टोर में घुस गया। रणवीर ने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि उसने कई लोगों की चीखें सुनी। अरे, तुम लाइन में क्यों कट रहे हो? ये कौन है? लाइन में लग जाओ, तुरंत वापस लाइन में लग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। रणवीर ने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने कहा था कि वह उसे सबक सिखाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे पहचान लिया। ये रणवीर का पूर्व विश्वविद्यालय सहपाठी हिमांशु था। ओह, क्या ये रणवीर नहीं है? क्या तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया और तुम बेरोजगार हो गए और फिर भी तुम ऐसी जगह आते हो? क्या तुम सौंदर्य प्रसाधन खरीद सकते हो? हिमांशु ने भी रणवीर को पहचान लिया और फिर मजाक करते हुए बोला। ये सुनकर रणवीर ने गहरी भौहें सिकुड़ी। क्या हुआ? क्या मैं ऐसी जगह नहीं आ सकता? हा, बेशक तुम आ सकते हो। आखिरकार सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों में यह नियम नहीं है कि गरीब लोग अंदर आकर नहीं देख सकते। हिमांशु लगातार बोलता रहा। तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? जैसे ही रणवीर कुछ और कहने वाला था, उसने अपने पीछे से एक जोरदार चिल्लाहट सुनी। विजय, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? वह व्यक्ति वास्तव में विजय था। विजय वहां से गुजर रहा था और उसने देखा कि दुकान काफी व्यस्त थी और वह रणवीर का वेतन यूं ही नहीं ले सकता था, इसलिए उसने मदद करने के लिए आने का सोचा। लेकिन दुकान पर पहुंचने के बाद उसने पाया कि सब कुछ लड़कियों के लिए था। न केवल वह सामान नहीं बेच सकता था, बल्कि उसने ज्यादातर वस्तुओं के बारे में सुना भी नहीं था। इसलिए उसे एक तरफ खड़े होकर कतार में लगे ग्राहकों के लिए व्यवस्था बनाए रखनी पड़ी। अचानक उसने यहाँ जोरदार शोर सुना और सोचा कि कोई ठीक से कतार में नहीं लगा है। वह जल्दी से वहां चला गया। हालांकि पहुंचने के बाद उसने पाया कि रणवीर आ गया था और हिमांशु रणवीर पर दबाव डाल रहा था। इसने तुरंत विजय को क्रोधित कर दिया और उसने सीधे चिल्लाकर कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें शाप दूं? तुम किस तरह की चीज हो? मेरे मालिक के बारे में एक और शब्द कहने की कोशिश करो। विजय चिल्लाता रहा। विजय, क्या तुम पागल हो? मालिक, रणवीर। हिमांशु के सामने 4 प्रश्न चिन्ह थे सीधे उसके सिर के ऊपर, हैरान भाव से विजय को देखते हुए। ठीक है, क्या गड़बड़ है? वह तुम्हारा मालिक है। हा,
तुम एक कंगाल को अपना मालिक कहते हो। मुझे लगता है कि तुमने खुद को बेवकूफ़ बना लिया है। हिमांशु इतना खुश हुआ कि उसने अपना पेट पकड़ लिया और जोर से हंस पड़ा। कंगाल, मुझे लगता है कि तुम कंगाल हो। क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? विजय ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ क्यों हो? आह आह, मुझे पता है, मैं भूल गया था कि तुम भी बहुत अमीर नहीं हो। तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो, है ना? हिमांशु ने आगे कहा। ठीक है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? किसके लिए काम कर रहा हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ बकवास करना बंद करो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। उस रणवीर को लाइन के पीछे भेजो, हिमांशु ने अधीरता से कहा। कतार में लगो। हुम्फ, मैं इस कॉस्मेटिक स्टोर के मालिक के लिए काम कर रहा हूँ। विजय ने कुछ बेकार कहा। जैसे ही हिमांशु कुछ बेकार कहने के लिए विजय को कोसने वाला था, विजय के अगले वाक्य ने हिमांशु को वहीं पर स्तब्ध कर दिया। मेरे रणवीर मालिक हैं। दृश्य तुरंत शांत हो गया। आखिरकार ये स्टोर रणवीर के विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर था, इसलिए यहाँ कॉस्मेटिक्स खरीदने आने वाले अधिकांश लोग उसी स्कूल के छात्र थे। और अधिकांश लोग रणवीर को जानते थे क्योंकि इतने सालों से खुले एक स्कूल से निकाले गए छात्रों की संख्या अभी भी कम थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये स्टोव उसका है, मजाक मत करो। उसका? हिमांशु ने सोचा कि विजय रणवीर की इज्जत बचाने के लिए बकवास कर रहा होगा, इसलिए उसने उस पर विश्वास नहीं किया। बॉस, आप आखिरकार यहाँ आ गए। आज व्यापार अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। तभी नीलिमा भी बिल्कुल सही समय पर बाहर आ गया। एक बार सभी ने पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि नीलिमा इस स्टोर का मैनेजर था और जिस व्यक्ति को वह बॉस कहती थी वह इस स्टोर का पर्दे के पीछे का मालिक था। यह अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? रणवीर ने सिर हिलाया, अब हिमांशु पर ध्यान नहीं दिया और नीलिमा की ओर मुड़ा और कहा, चलो अंदर बात करते हैं। नीलिमा ने जवाब दिया और फिर समूह अंदर की ओर बढ़ने लगा। ठीक है। ओह, और उस व्यक्ति को फिर से कुछ मत बेचना। रणवीर ने हिमांशु की ओर इशारा करते हुए नीलिमा से कहा। ठीक है, समझ गया, मैं वादा करता हूं कि वह फिर से हमारे स्टोर में नहीं दिखाई देगा। नीलिमा ने रणवीर से सम्मानपूर्वक कहा, उसे बहुत सम्मान दिया। कौन परवाह करता है? स्थिति को देखते हुए हिमांशु ने अभी भी अपना चेहरा बचाने की कोशिश की और अपनी महिला साथी के साथ जाने से पहले कुछ कहा। डॉट 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 क्या हो रहा है? आज इतने सारे लोग क्यों हैं? कमरे में प्रवेश करने के बाद रणवीर ने जल्दी से पूछा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिया के यहाँ होने की खबर फैल गई थी। लगभग सभी लोग जिया को देखने आए थे। आखिरकार वह कुछ हद तक एक सेलिब्रिटी है और अब जब वह यहाँ सौंदर्य प्रसाधन बेच रही है तो हर कोई आकर उससे मिलना चाहता है। नीलिमा ने समझाया। तो ये जिया की वजह से था। रणवीर तुरंत समझ गया, ये तथाकथित सेलिब्रिटी प्रभाव था। रणवीर ने यह भी सोचा कि क्या हॉट सर्च पर ट्रेंड होने की संभावना है। अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो यह उसके सौंदर्य प्रसाधन स्टोर के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। तो यह ऐसा ही है। आगे बढ़ो और व्यस्त हो जाओ, रणवीर ने आगे कहा। एक बार चीजें ठीक हो जाने पर जिया को वेतन वृद्धि देने की योजना बना रहा था। वे शाम तक व्यस्त रहे जब भीड़ धीरे धीरे छट गई। रणवीर ने जिया को अपने कार्यालय में भी बुलाया और सिस्टम से चर्चा करने के बाद उन्होंने जिया का वेतन 50,000 तक बढ़ाने का फैसला किया। रणवीर को यह देखकर झटका लगा कि आज का कारोबार वास्तव में 30,000 से अधिक हो गया, जिसकी रणवीर ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने पहले कभी कॉस्मेटिक स्टोर के कारोबार को गंभीरता से नहीं लिया था। अंत में रणवीर ने प्रत्येक विक्रेता को 1,000 रुपये का बोनस दिया और निश्चित रूप से उसे 12,000 रुपये का कैशबैक भी मिला। बीप बीप, बधाई हो होस्ट, आपने 11 कैशबैक लेनदेन पूरे कर लिए हैं। आप अगले अपग्रेड से 29 गुना दूर हैं। सिस्टम के संकेत के साथ रणवीर को लगा कि वह अगले अपग्रेड के और करीब पहुंच रहा है। वह इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि अगला अपग्रेड उसे क्या लाभ पहुंचा सकता है। डॉट 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 कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद दैनिक कारोबार लगातार रणवीर की कल्पना से अधिक हो गया, लेकिन कुछ और दिनों के बाद तथाकथित सेलिब्रिटी प्रभाव भी कम होने लगा। रणवीर को वास्तव में यह अफसोस की बात लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल अधिक पैसे कमाने के अन्य तरीकों के बारे में सोच सकता था। एक दिन रणवीर खुशी खुशी अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्टोर की ओर जा रहा था और अचानक उसके सामने खड़ी एक महिला ने उसे मोहित कर लिया। उस महिला के होंठ लाल और दांत सफ़ेद थे, एक सुंदर और सुडौल आकृति, मानो स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। ये कहा जा सकता है कि रणवीर ने कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी। हालांकि ये सुंदरी किसी चीज़ की खरीदारी नहीं कर रही थी, इसके बजाय वह वहां बैठी थी मानो किसी का इंतजार कर रही हो। बॉस, आप यहाँ हैं। वह सुंदर महिला आपका इंतजार कर रही थी। नीलिमा ने उसे देखकर रणवीर का अभिवादन किया। मेरा इंतजार कर रही है? रणवीर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका इंतजार कर रही होगी। नमस्ते सुंदर महिला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको मेरी क्या ज़रूरत है? रणवीर जल्दी से उसके पास गया। नमस्ते, ये स्टोव आपका है ना? लीना ने अपना हाथ बढ़ाया और रणवीर से कहा। रणवीर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, फिर लीना का हाथ थाम लिया। वह हाथ नर्म और हड्डी रहित था, बेहद नाजुक। यह ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ एक व्यापारिक सौदे पर चर्चा करना चाहती हूँ। लीना ने एक पल के बाद अपना हाथ वापस खींच लिया, फिर रणवीर से कहा, ठीक है, चलो मेरे कार्यालय में इस पर चर्चा करते हैं। रणवीर ने फिर उसे अपने कार्यालय में ले गया। मैं लिन समूह का उपाध्यक्ष हूँ। मैं तुम्हें खोजने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा स्टोव खरीदना चाहता हूँ। कीमत पर बातचीत की जा सकती है। लीना भी एक निर्णायक व्यक्ति थी। कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उसने सीधे अपना इरादा बताया। मेरा स्टोव खरीदना, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? रणवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास इसके लिए अपने उपयोग हैं। मुझे माफ़ करें, मेरे पास अभी इस स्टोव को बेचने की कोई योजना नहीं है। रणवीर ने कोई और सवाल नहीं पूछा, बस सीधे मना कर दिया। क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि मैं कितना देने को तैयार हूँ? लीना को अचानक रणवीर में थोड़ी दिलचस्पी महसूस हुई, फिर पूछा। मैं पूछना नहीं चाहता, और भले ही यह कोई भी राशि हो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। रणवीर ने फिर से मना कर दिया। क्या मजाक है, ये दुकान उसके सिस्टम की नींव थी। उसे हर महीने वेतन देते समय नकद वापस मिल सकता था, तो वह इसे कैसे बेच सकता था? क्या ऐसा है? तो कोई बात नहीं, यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। अगर आप भविष्य में इसे बेचना चाहते हैं तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। ये सुनकर लीना ने अब और जोर नहीं दिया। उसने एक व्यवसाय कार्ड छोड़ा और फिर चली गई। लिन समूह, ये जियांगचेंग शहर के शीर्ष समूहों में से एक है। वे मेरी छोटी सी दुकान क्यों खरीदना चाहेंगे? क्या चल रहा है? रणवीर ने व्यवसाय के साथ खिलवाड़ किया, कार्ड को हाथ में लेकर उलझन में बड़बड़ाते हुए। इसके बाद रणवीर कार्यालय से बाहर चला गया और उसे अपना जवाब मिला। पता चला कि लीना स्टोव के पीछे नहीं थी। वह आज सिर्फ जिया ए के लिए आई थी, लेकिन जिया ए को भर्ती करने की कोशिश करने और अस्वीकार किए जाने के बाद उसने स्टोव पर नजरें गड़ा दीं। तो बस इतना ही। ऐसा लगता है कि जिया ए की कीमत 50,000 प्रति महीने से कहीं ज्यादा है। इसके बारे में सोचना भी मत। 50,000 पहले से ही बहुत ज्यादा कीमत है। इससे ज्यादा कीमत उसकी कीमत से ज्यादा होगी। सिस्टम की आवाज़ अचानक सुनाई दी, जिसने सीधे रणवीर के जिया ए को एक और वेतन वृद्धि देने के विचार को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही रणवीर पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था, उसका फ़ोन अचानक बज उठा। रणवीर ने फ़ोन उठाया और देखा कि यह विजय का फ़ोन था। कनेक्ट होने के बाद विजय की घबराई हुई आवाज़ फ़ोन पर आई, साथ ही विजय के इर्द गिर्द शोर भी मचा। रणवीर, तुम्हें मुझे बचाना होगा। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? धीरे बोलो। रणवीर को लगा कि कुछ बड़ा हुआ है। मैंने स्कूल के गेट पर एक कार पर खरोंच लगा दी और अब दूसरा पक्ष मुझसे मुआवजा मांग रहा है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। विजय ने स्थिति स्पष्ट की। स्थान स्पष्ट करने के बाद रणवीर ने फ़ोन रख दिया और फिर जल्दी से अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंच गया। जब रणवीर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि विजय कई लोगों से घिरा हुआ है। वह जल्दी से अंदर घुसा और विजय के पास आ गया। क्या हो रहा है विजय? रणवीर ने विजय की साइकिल के बगल में खड़ी लग्जरी कार को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। रणवीर, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। आज मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइक से दुकान पर जाकर उसका जायज़ा लूंगा, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही मैं मुख्य द्वार से बाहर निकलूंगा। विजय अपनी बात पूरी करने से पहले ही फूट फूट कर रोने लगा। वह बुरी तरह डर गया। हालांकि विजय अब रणवीर से 6,000 रुपये प्रति माह कमा सकता था, लेकिन उस लग्जरी कार की मरम्मत का खर्च उसके लिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होगा। तुम उसके दोस्त हो, क्या तुम उसका खर्च उठाने आए हो? एक तगड़े आदमी ने रणवीर को देखकर कहा। कितना? रणवीर ने अपना माथा रगड़ते हुए असहाय भाव से पूछा। चाहे कुछ भी हो, वह विजय को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। 1,00,000। उस आदमी ने रणवीर की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा। 1,00,000? तुम मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है न? रणवीर ने यह आंकड़ा सुनकर चौंक गया। तुमसे पैसे ऐंठने? मैं तुमसे पैसे ऐंठने? क्या तुम इसके लायक भी हो? अगर नहीं तो किसी और को ढूंढो। भूल जाओ, मुझे शक है कि तुम किसी को ढूंढ पाओगे। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अपनी बात कहने के बाद उस आदमी ने विजय को पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की। मालिक, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये सुनकर विजय रो पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। रणवीर ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा। कुछ दिन पहले कारोबार में उछाल आया था, लेकिन कमाए गए कुछ पैसे का इस्तेमाल फिर से स्टॉक करने में किया गया था और रणवीर ने दूसरे हिस्से से अपनी मां के मेडिकल खर्च का भुगतान किया था। अब रणवीर के पास इतने पैसे नहीं थे।
मालिक, मेरी मदद करो, मैं बाद में तुम्हें चुकाने के लिए बैल या घोड़े की तरह काम करूंगा। विजय रेंगते हुए सीधे रणवीर के पैरों के पास गया, उसकी जांघ को गले लगाया और चिल्लाया, मैं। रणवीर असहाय लग रहा था और अभी अभी विजय के वेतन पर अग्रिम राशि पर चर्चा करने का उसका प्रयास भी सिस्टम से खारिज कर दिया गया था। 1 मिनट रुको। तभी एक खूबसूरत महिला लग्जरी कार से उतरी और उस आदमी से बात की। रणवीर ने ध्यान से देखा, क्या ये लीना नहीं था जो अभी अभी उसकी दुकान खरीदने वाला था? मिस लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसी परिस्थितियों में फिर से मिलेंगे। रणवीर ने सीधे कहा, वह तुम्हारा कौन है? वह मेरा सहायक है, रणवीर ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। हम ओल्ड वान, बस कार की मरम्मत के लिए पैसे ले लो, तुम्हें 100,000 की ज़रूरत नहीं है ना? लीना ने रणवीर की ओर सिर हिलाया, फिर उस आदमी से कहा, मिस, पूरी कार का दरवाज़ा खरोंच गया है और उसे बदलने की ज़रूरत है। 1 लाख रुपये ज़्यादा नहीं है। वांगवू ने लीना को देखा और उत्तर दिया, बॉस झांग, तुमने सुना, 1 लाख रुपये तो सिर्फ मरम्मत के खर्च के लिए है। अब तुम क्या कहोगे? मालिक, ये सुनकर विजय ने रणवीर से फिर से विनती की, लेकिन रणवीर ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मिस लिन, मेरा सहायक सिर्फ 1 महीने से काम कर रहा है और अभी उसे वेतन देने का समय नहीं आया है। इसके अलावा वह सिर्फ एक छात्र है, 1 लाख रुपये उसके लिए बहुत ज़्यादा है। रणवीर ने लिन किंगजुवान की ओर देखते हुए कहा, और मैं अभी इतने पैसे एक साथ नहीं जुटा सकता। ओह, ऐसा है तो बॉस झांग, क्या आपके पास कोई उपाय है? लिन किंगजुवान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लिन किंगजुवान टीवी नाटकों या उपन्यासों में दिखाए जाने वाले उन लोगों की तरह नहीं होगी जो पैसे मांगे बिना ही चले जाते हैं, वह इतनी दयालु नहीं थी। क्या होगा मिस लिन? मैं आपको पहले 30,000 दूंगा, ये सबसे ज़्यादा है जो मैं कर सकता हूँ, और मैं धीरे धीरे आपको बाकी पैसे चुका दूंगा। क्या होगा? रणवीर ने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार एक उपाय सुझाया। ठीक है, अभी के लिए यही एकमात्र तरीका है। लीना ने सिर हिलाया और सहमति जताई। इसके बाद रणवीर ने अपना फ़ोन निकाला और लीना को 30,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और उसके लिए एक IOU लिखने की भी पेशकश की। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बॉस झांग, मुझे आप पर भरोसा है। लीना ने IOU लिखने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। डॉट 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 धन्यवाद रणवीर, अगर आज आप नहीं होते तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं क्या करता। लीना के जाने के बाद विजय शांत हो गया और रणवीर से कहा, धन्यवाद का जिक्र मत करो, सोचो कि तुम मुझे 100,000 रुपये कैसे चुकाओगे? रणवीर ने पैसे की चुभन महसूस करते हुए कहा, मालिक, ओह, क्या मैं इसे पूरा करने के लिए अपनी तनख्वाह का इस्तेमाल कर सकता हूँ? 6,000 प्रति माह, 60,000 प्रति वर्ष। आप इसे कैसे पूरा करने की योजना बना रहे हैं? रणवीर ने विजय की ओर देखते हुए भौहें उठाईं। ये कैसा रहेगा मालिक? मैं 2 साल तक आपके लिए मुफ्त में काम करूंगा। क्या ये ठीक है? ठीक है, अभी के लिए यही एकमात्र तरीका है। बस अगली बार ज़्यादा सावधान रहना, ठीक है? रणवीर ने असहायता से सिर हिलाया, फिर विजय को अनदेखा किया, अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुकान पर वापस आ गया। विजय भी उसके पीछे पीछे गया और दुकान पर पहुंच गया। रणवीर उदास महसूस करते हुए अपने दफ्तर वापस लौटा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस सैर की वजह से उसे न केवल 30,000 रुपये का नुकसान होगा, बल्कि वह 7 लाख रुपये के कर्ज में भी डूब जाएगा। रणवीर पूरी तरह से निराश हो गया। क्या आज 8 मार्च है? रणवीर के कार्यालय पहुंचने के बाद उसने अपना मूड हल्का करने के लिए कुछ गेम खेलने के लिए अपना फ़ोन खोला, लेकिन फिर उसने अपने फ़ोन पर कैलेंडर देखा। ये वास्तव में एक अच्छा दिन है। महिला दिवस। मेरे सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। क्या मुझे बोनस देना चाहिए? आपको क्या लगता है? सिस्टम। बीप बीप, होस्ट का अनुरोध उचित है, अनुमति दी गई। जैसे ही रणवीर विचार कर रहा था कि कितना बोनस देना है, सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि फिर से गूंजी। बोनस सिस्टम सक्रिय हो गया है। बोनस राशि एक गेम खेलकर निर्धारित की जा सकती है। रणवीर दंग रह गया और फिर उसके सामने टेबल पर एक फोल्डर दिखाई दिया। रणवीर ने जल्दी से इसे खोला, केवल ये देखने के लिए कि यह विभिन्न बोनस योजनाओं से भरा हुआ था। लगभग 20 मिनट के बाद रणवीर ने आखिरकार एक लॉटरी शैली की बोनस योजना का चयन किया। यह अच्छा है। उच्चतम बोनस 10,000 रुपये है। इस खेल में प्रत्येक कर्मचारी एक लॉटरी निकालता था। लॉटरी बॉक्स में संख्याओं के साथ संबंधित पर्चियां थीं और प्रत्येक पर्ची पर संख्या संबंधित बोनस राशि का प्रतिनिधित्व करती थी, जो 500 से 10,000 रुपये तक होती थी। इसके बाद रणवीर ने लॉटरी बॉक्स को बाहर निकाला और सभी को इकट्ठा किया। ठीक है सभी लोग, आज 8 मार्च है, महिला दिवस, और आप सभी नाजुक सुंदरियां हैं। हालांकि आपको महिला कहना थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, फिर भी यह आपकी छुट्टी है, इसलिए मैंने सभी के लिए एक छोटा सा खेल तैयार किया है। सभी ने तुरंत आपस में चर्चा शुरू कर दी। जब रणवीर ने खेल के नियम समझाए तो सभी ने रणवीर को चौड़ी आंखों से देखा। यह
ये बहुत उदार था। जो कोई भी ऐसे बॉस से मिलता है वह वास्तव में 3 जन्मों के लिए धन्य हो जाता है। मालिक, मेरे बारे में क्या? विजय ने नियम सुनने के बाद धूर्तता से पूछा। क्या आप एक महिला हैं? रणवीर ने विजय को देखते हुए भौहें से कुढ़ीं। वह पहले से ही विजय की आंखों को हरा होते देख रहा था। विजय अभी भी अपनी किस्मत क्यों आजमा रहा था? अच्छा, वास्तव में मैं हो सकता हूँ। चले जाओ, जितना हो सके दूर चले जाओ। रणवीर आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने विजय को लात मारी और गालियां दी। बाकी सभी हंस पड़े खुश होकर। रणवीर द्वारा विजय को लात मारे जाने के बाद उसके पास निराश होकर चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा पुरस्कार 10,000 रुपये है, इसलिए शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई 10,000 रुपये जीत सकता है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए भीड़ से कहा। जिया और अन्य लोगों ने रणवीर के हाव भाव को देखा। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। अन्य बॉस आमतौर पर अपने कर्मचारियों को जितना संभव हो उतना कम देने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उसके हाव भाव को देखकर उसे वास्तव में उम्मीद थी कि हर कोई 10,000 रुपये निकालेगा। तुरंत उन्होंने अपने दिल में रणवीर के लिए कई अंक जोड़े और खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि उन्होंने उस सुबह लीना की भर्ती को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद सभी ने उत्साह से लॉटरी निकालना शुरू कर दिया। हालांकि रणवीर को अफसोस हुआ कि 4 लोग पहले ही लॉटरी निकाल चुके थे और सबसे बड़ा पुरस्कार केवल 3,000 रुपये था। नहीं, क्या इस लॉटरी बॉक्स में कुछ गड़बड़ है? रणवीर फिर आगे बढ़ा और उसने बॉक्स से सारी पर्चियां निकाल दीं। हाँ हैं, वाकई हैं। रणवीर ने टेबल पर पड़ी 5,000 और 10,000 रुपये की पर्चियों को देखते हुए बड़बड़ाया। फिर उसने पर्चियों को वापस बॉक्स में रख दिया, सिर्फ जिया और नीलिमा को छोड़ दिया जिन्होंने अभी तक नहीं निकाला था। हालांकि बाकी लोगों ने 5,000 या 10,000 रुपये की पर्चियां नहीं निकाली, लेकिन ये सिर्फ छुट्टी का दिन था और उन्हें हज़ारों रुपये की पुरस्कार राशि मुफ्त मिल रही थी, इसलिए वे इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकते थे। वाह, मुझे मिल गया। जिया द्वारा 2,000 रुपये का पुरस्कार निकाले जाने के बाद जैसे ही रणवीर उदास महसूस कर रहा था, उसने अचानक नीलिमा की तेज़ आवाज़ सुनी। तुम्हें मिल गया? कितना? रणवीर और दूसरे लोग जल्दी से इकट्ठे हो गए और रणवीर ने उत्सुकता से पूछा। 10,000 रुपये, नीलिमा चिल्लाया। आहा, तुम तो कमाल हो। रणवीर ने भी उत्साह से चिल्लाया। रणवीर की प्रतिक्रिया को अन्य लोगों ने उलझन में देखा, उन्हें बहुत अजीब लगा। रणवीर ने फिर सारी पुरस्कार राशि वितरित की और निश्चित रूप से उसे खुद भी इसी के अनुरूप कैशबैक मिला। अपने बैंक खाते में बढ़े हुए पैसे को देखकर सुबह की उदासी कुछ कम हुई। रणवीर ने भी अपने दिल में दृढ़ निश्चय किया कि उसे भविष्य में बोनस देने के लिए इस तरह के और अवसर खोजने चाहिए। ... इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन रणवीर अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर दुकान जा रहा था। पहुंचने पर रणवीर ने पाया कि सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? रणवीर भी उत्सुकता से उसके पास गया और पूछा। बॉस, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। जिया आज काम पर नहीं आए और जब हमने उसे फ़ोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। हमें नहीं पता क्या हो रहा है। नीलिमा ने उसे देखने के बाद चिंतित होकर रणवीर से कहा। क्या हो रहा है? क्या उसे किसी कारण से देरी हो गई? रणवीर ने हैरान होकर पूछा, फिर अपना फ़ोन निकाला और जिया को फ़ोन किया। बेशक कॉल कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन रणवीर ने इसे दिल पर नहीं लिया। सभी को अपने काम पर जाने के लिए कहने के बाद वह अपने दफ्तर वापस आ गया। मेरे पास अब केवल 50,000 रुपये से भी कम पैसे बचे हैं। मुझे और पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो समय आने पर मैं वेतन नहीं दे पाऊंगा। रणवीर ने अपना चेहरा ढांकते हुए सोचा, लेकिन वह कोई उपाय नहीं सोच पाया। जैसे ही रणवीर अपनी बुद्धि के अंत में पहुंचा, उसका फ़ोन अचानक बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि यह एक अपरिचित नंबर था। हेलो, ये कौन है? हालांकि यह एक अपरिचित नंबर था, फिर भी रणवीर ने कॉल का जवाब दिया। क्या आप जिया के बॉस हैं? दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ आई। मैं हूँ। आप कौन हैं? जिया कहाँ है? रणवीर के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था और फिर उसने पूछा। यह अच्छा है, जिया अब मेरे हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि वह जीवित रहे तो मेरे लिए 1 मिलियन रुपये तैयार रखें। पुलिस को मत बुलाओ, अन्यथा उसका शव लेने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ से यह कहा गया और फिर फ़ोन काट दिया गया। क्या? रणवीर चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ से पहले ही फ़ोन काट दिया गया था। ये पता चला कि जिया उस सुबह जल्दी उठ गई थी, काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन रास्ते में उसे लोगों के एक समूह ने अगवा कर लिया। दूसरे पक्ष ने तुरंत 1 मिलियन रुपये की मांग की, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अपहरणकर्ता उसके माता पिता को फ़ोन करना चाहते थे, लेकिन जिया ये जानती थी कि अगर उसके माता पिता उससे पैसे नहीं मांगेंगे तो यह अच्छा होगा। आखिरकार कई धमकियों के बाद जिया के पास अपहरणकर्ताओं को रणवीर को फ़ोन करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रणवीर भी असहाय था, लेकिन उसने फिर भी पुलिस को फ़ोन करना चुना क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने
अपहरणकर्ताओं को पैसे भी दे दिए तो भी जिया की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती। पुलिस को फोन करना बेहतर था। करीब 10 मिनट बाद रणवीर की दुकान के प्रवेश द्वार पर 3 पुलिस कारें आ गईं। नीलिमा और अन्य लोग उलझन में बाहर खड़ी पुलिस कारों को देख रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। रणवीर ने उन्हें नहीं बताया कि क्या हुआ था, आखिरकार उन्हें बताने से वे और भी चिंतित हो जाएंगे। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या रणवीर यहाँ है? जो अंदर ले गया वह एक महिला पुलिस अधिकारी थी जिसका फिगर बहुत अच्छा था। उसने अपने ऊपरी शरीर पर जो नीली शर्ट पहनी थी वह किसी भी क्षण उसकी छाती से फटने वाली लग रही थी। मैं यहाँ हूँ, अधिकारीगण कृपया अंदर आएं। रणवीर ने आवाज़ सुनी और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आया। जब उसने खूबसूरत पुलिस अधिकारी को देखा तो वह एक पल के लिए रुक गया, लेकिन रणवीर अभी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने के मूड में नहीं था। डॉट 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 रणवीर ने सभी को घटना के बारे में बताया। मैं समझ गया, अपहरणकर्ताओं को फिर से फ़ोन करना चाहिए। जब वे फिर से फ़ोन करें तो आप पहले उनकी मांगों पर सहमति दें। हम फिरौती तैयार करने में आपकी मदद करेंगे। शानदार फिगर वाली खूबसूरत पुलिस अधिकारी गरिमा ने रणवीर से कहा, आप फिरौती तैयार करने में मेरी मदद करेंगे, है न? ये वाकई बहुत दयालुता है। रणवीर ने कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ, आपको हम पर विश्वास करना चाहिए। जब वे फिर से फ़ोन करेंगे, हालांकि आपको उनकी मांगों से सहमत होना चाहिए, आपको समय के लिए देरी करनी चाहिए और हमें जितना संभव हो सके उतना समय देना चाहिए। गरिमा ने जारी रखा, ठीक है। रणवीर सहमत हो गया और फिर उत्सुकता से अपहरणकर्ताओं के फिर से फ़ोन करने का इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद जैसे ही एक पुलिस अधिकारी 1 मिलियन रुपए नकद लेकर रणवीर के कार्यालय में पहुंचा, फ़ोन बज उठा। तैयारियां कैसी चल रही हैं? दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ पिछली आवाज़ से अलग थी, जिससे रणवीर को अपनापन महसूस हुआ। मैं तुम्हें पैसे ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम्हें जिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ा समय दो, मैं पैसे जुटा लूंगा। रणवीर ने गरिमा द्वारा पहले सिखाए गए शब्दों का पालन करते हुए कहा, ठीक है, फिर जब आप इसे उठा लें तो मुझे फ़ोन करें। दूसरे पक्ष ने यह कहा और फिर सीधे फ़ोन काट दिया। गरिमा और अन्य लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। रणवीर ने फ़ोन काट दिया, उसे बहुत अजीब लगा।